हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ डेफर्ड पेमेंट गारंटी, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉज रिलेटेड टू बिल फाइनेंस। अब ये जो चैप्टर है और ये लेक्चर है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर न्यू इनिशिएटिव जिसमें हम विद इन 25 लेक्चर्स आपका पूरा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का कंपोनेंट कवर करवाएंगे। तो इन लेक्चर्स में जो कि मंडे टू सैटरडे आपको मिलेंगे, कंटेंट भी होगा और एमसीक्यूज भी होंगे। तो मंडे टू सैटरडे ये लेक्चर्स आएंगे और संडे को हम एक रिवीजन सेशन करते हैं 2 बजे, जिसमें हम इन हफ्ते में जो भी पढ़ते हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, ताकि आपका पिछला हफ्ते का जो भी काम हमने पढ़ा है उसे हम रिवाइज कर सकें। तो ये सेम लेक्चर सीरीज जो है पीपीबी के अलावा आईएनएफएस और एएफएम के लिए भी चल रही है, और सारी प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर सीरीज फ्रूटफुल लगते हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो बात करते हैं डेफर्ड पेमेंट गारंटी की। अब एक्सपोर्टर यहाँ पे मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है रॉय, ये बैठा है यूएसए में। इंपोर्टर है एक रोहन नाम का व्यक्ति। अब ये जो रोहन है इसने रॉय को बोला तुम मुझे एक मशीन भेज दो, और मशीन की वैल्यू है 10 करोड़ रुपीस। और रोहन ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें 10 करोड़ एक साथ नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम्हें दूंगा अभी 1 करोड़, और बाकी के जो 9 करोड़ हैं हम किस्तें बांध लेते हैं कि मैं तुम्हें विद इंटरेस्ट ये 1-1 करोड़ की किस्त में पैसा भर दूंगा। अब रॉय बोलता कि मैं तुम्हें पर्सनली तो जानता नहीं हूँ, रोहन को वो बोलता है तो क्या गारंटी है कि ये जो तुम पेमेंट कह रहे हो कि मैं किस्तों में करूंगा, तुम ना करो, तुम्हारे पास तो मशीन पहुंच जाएगी। तो इम्पोर्टर जो है रोहन, वो कहते हैं कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें अपने बैंक से, एसबीआई जो है बड़ा प्रेस्टिजियस बैंक है इंडिया का, इससे मैं तुम्हें डेफर्ड पेमेंट गारंटी दिलवा देता हूँ कि अगर बाय चांस मैं तुम्हें पेमेंट नहीं करता हूँ तो मेरा बैंक तुम्हें पेमेंट ज़रूर करेगा। तो ये जो इंस्टॉलमेंट्स वाली पेमेंट है, जो हमने डेफर करी है पेमेंट कि हम बाद में करेंगे, उनके लिए जो किस्तें बंधी हैं उनकी गारंटी कौन दे रहा है? एसबीआई दे रहा है। तो इससे क्या होगा, रॉय को तसल्ली हो जाएगी कि ठीक है रोहन नहीं पे देगा तो एसबीआई तो मुझे पे कर ही देगा। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है, इस टाइप की जो गारंटी बैंक प्रोवाइड कर रहा है, ये है डेफर्ड पेमेंट गारंटी। तो जब भी हम बहुत ज़्यादा अमाउंट के स्पेशली कैपिटल गुड्स या फिक्स्ड एसेट्स बाहर से मंगवाते हैं, तब ये चीज़ बहुत यूज़ होती है डेफर्ड पेमेंट गारंटी। तो फिक्स्ड एसेट्स की फाइनेंसिंग करने में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें दोनों पार्टीज पहले ही डिसाइड कर लेती हैं कि हम इतनी किस्तें बांध लेंगे, हर किस्त इतने की होगी, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ओके, तो ये जो गारंटी है ये बैंक्स भी प्रोवाइड करते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं इस प्रकार की गारंटीज। नॉर्मली पेमेंट पीरियड 1 से 7 साल का होता है। 10 से 15% एडवांस पेमेंट होती है, ठीक है। और जब लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव होता है तब फिर 10 से 15% और पेमेंट रिलीज कर दी जाती है, ठीक है। एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक्सपोर्टर इधर से सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेगा और इधर से लेटर ऑफ क्रेडिट आएगा इंपोर्टर की तरफ से एक्सपोर्टर के बैंक को। तो जब ये लेटर ऑफ क्रेडिट वाला काम भी हो जाता है तो 10 से 15% पेमेंट और की जाती है। बाकी की जो लगभग 70-80% पेमेंट है वो डेफर्ड पेमेंट होती है। तो यहाँ पे अगर कभी भी रोहन ने डिफॉल्ट किया तो एसबीआई रॉय को पेमेंट कर देगा। तो प्रॉपर कई बार बैंक शेड्यूल भी मांगता होता है कि मुझे गारंटी देने से पहले शेड्यूल बताओ कि कितना शेड्यूल है, क्या इंटरेस्ट पेमेंट है। और इसके लिए ऑब्वियसली इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए इंपोर्टर को बैंक को कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। कोई फीस तो चार्ज करेगा ना बैंक, फ्री में थोड़ा ना इतना बर्डन अपने सिर पे लेगा। और ये जो एश्योरेंस होती है बैंक की तरफ से, ये अनकंडीशनल होती है, इररिवोकेबल होती है। एक बार साइन हो गया कि बैंक गारंटी दे रहा है, बैंक को फिर कोई मतलब नहीं बनता है कि जो क्वालिटी ऑफ गुड्स आई है वो कैसी आई है, डिलीवरी कब हो रही है और क्वालिटी ऑफ गुड्स कैसी है। बैंक को इससे कोई लेना देना नहीं है। बैंक ने एक बार गारंटी दे दी तो वो गारंटी पे अपना खरा उतरेगा और वो पेमेंट करेगा। बायर कल ये नहीं बोल सकता, रोहन कल ये नहीं बोल सकता कि ये जो मशीन आई है ना 10 करोड़ की, इसकी क्वालिटी नहीं अच्छी, और बैंक को बोल दे कि पेमेंट मत करना, क्वालिटी अच्छी नहीं आई है। बैंक बोलेगा मुझे कोई लेना देना नहीं है क्वालिटी से, शिपमेंट से, मुझे तो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, मैंने गारंटी दी है तो मैं तो पेमेंट करूंगा, तुम अगर नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इवन अगर मान लो कि रॉय है, रॉय को पता है कि पेमेंट तो अब किस्तों में आनी है, रॉय को अभी पैसों की ज़रूरत है, तो रॉय ना डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ बिल भी भेज देगा जिसे रोहन एक्सेप्ट करके वापस भेजेगा। रॉय इन बिल्स को यूज़ करके बिल डिस्काउंटिंग करवा लेगा
उन अपने बैंक के पास ले जाके, मान लो 90 लाख के बिल हैं, 10 लाख बैंक ने काट लिया अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस, और 80 लाख रुपीज वो रॉय को दे देता है। कल अगर डेफर्ड पेमेंट में दिक्कत आती है, रोहन पेमेंट नहीं करता है, तो अब ये बोलेगा बैंक के भाई पैसे लाओ, रॉय को बोलेगा। तो अब यहाँ पे भी एसबीआई की सरदर्दी है कि वो ये जो चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज से बिल डिस्काउंट करवा लिया था, उन बिल्स के बेसिस पे पेमेंट एसबीआई को करनी पड़ेगी। वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो इंस्टॉलमेंट की तुम्हें गारंटी दी थी, तुमने क्यों बिल डिस्काउंट करवा लिया। नहीं, पेमेंट ऑफ बिल्स इज ऑल्सो गारंटीड बाय द बैंक, और बिना किसी प्रोटेस्ट के बैंक इन पेमेंट्स को करता है। और बैंक की ये जो गारंटी है, बैंक लाइबिलिटी है, ये प्राइमरी है और इंडिपेंडेंट ऑफ द अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट है। पेमेंट आए, डिलीवरी हो, जो कैसी हो, क्वालिटी, बैंक को कोई लेना देना नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इन अ डेफर्ड पेमेंट गारंटी, द गारंटी इज टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ गुड्स। बैंक को डिलीवरी ऑफ गुड्स इंश्योर नहीं करवानी है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। हमें क्या पूछा है? इनकरेक्ट। बैंक लाइबिलिटी इन बैंक गारंटी इज प्राइमरी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट। बैंक की जो लाइबिलिटी है वो प्राइमरी है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट है, ये बिल्कुल सही है, हमने अभी पढ़ा है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला है, द प्रपोजल ऑफ डेफर्ड पेमेंट गारंटी शुड बी एग्जामिन्ड हैविंग रिगार्ड टू द प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट टू इंश्योर दैट द सफिशिएंट सरप्लसेस आर जनरेटेड बाय द बोरिंग यूनिट टू मीट द कमिटमेंट्स। तो जब भी बैंक गारंटी देगा, उससे पहले चेक करेगा ना कि जो ये पर्सन है जो डेफर्ड पेमेंट पे सामान मंगवा रहा है, क्या इसका बिजनेस अच्छा है, क्या वो पेमेंट कर पाएगा। घटिया बिजनेस है जो पता ही ये डूबा पड़ा है, उसके लिए बैंक थोड़ा ना गारंटी देगा, तो ऑब्वियसली बैंक सब कुछ एग्जामिन करेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन डेफर्ड पेमेंट गारंटी द बैंक्स लाइबिलिटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस only if all the installments are not paid and not on non payment of only one installment of the customer। ये कहते हैं बैंक लाइबिलिटी तब जनरेट होगी अगर सारी किस्तें ना पे करे। एक आधी किस्त अगर रोहन नहीं भी पे करता तो बैंक की लाइबिलिटी नहीं बनती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर रोहन ने बोला था कि मैं 1-1 करोड़ की 9 किस्तें पे करूंगा, विद इंटरेस्ट पे करूंगा, एक भी किस्त में अगर प्रॉब्लम आती है, वो नहीं पे कर पाता, तो बैंक की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। ऐसा नहीं कि जब सारी किस्तें हो जाएंगी, टाइम निकल जाएगा, तब बैंक की लाइबिलिटी होगी। एक भी किस्त में प्रॉब्लम आ गई तो बैंक की लाइबिलिटी यहाँ पे बनती है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है गलत हो जाता है, ऊपर वाला सही है, तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है 1 ओनली। अब हम बात करते हैं लॉज रिलेटेड टू बिल फाइनेंस। देखो, बिल फाइनेंसिंग एक तरीका है जिससे कि बैंक लेंडिंग कर सकता है, और ये बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि जब भी बिजनेस होता है तो वहां पे क्रेडिट सेल्स बहुत ही आम बात है। जब भी क्रेडिट सेल्स होगी तो क्या होगा? बिल जनरेट होगा, और ये बिल जो है ये बेचने वाले की, सेलर की एसेट है, क्योंकि इसके अगेंस्ट उसको फ्यूचर में बायर से पैसा मिलने वाला है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा? उसे तो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, तो बाय सेलर क्या करेगा? अपने बैंक के पास जाके इन बिल्स के अगेंस्ट पेमेंट ले लेगा कि जब मुझे पेमेंट आएगी मैं तुम्हें दे दूंगा, अभी तुम ये तसल्ली के लिए एज अ रखो बिल ऑफ एक्सचेंज कि पेमेंट आएगी मुझे। तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से जो सेलर है वो क्रेडिट सेल्स करने के बावजूद भी अपना पैसा ले सकता है बैंक से, और बैंक को बाद में पैसा मिल ही जाना है। तो यहाँ पे ये अच्छा मेथड क्यों है, बैंक्स क्यों मान जाते हैं इसे करने के लिए, बिल फाइनेंसिंग को? क्योंकि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो इजीली आइडेंटिफाइबल है कि अच्छा ये बिजनेस है, इसने ये सामान बेचा, ये रहा बिल, इजीली आइडेंटिफाइबल है। और एक डेफिनेट डेट होती है कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे ये डेट लिखी है, इस डेट पे पैसा आ जाएगा, तो बैंक्स के लिए भी अपना कैश मैनेज करना आसान हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसफरेबल है, ये बहुत इजीली ट्रांसफरेबल है, और इसे दोबारा से आगे फिर से रीडिस्काउंट भी करवाया जा सकता है बैंक के द्वारा। बैंक ने क्या किया? सेलर को डिस्काउंट करके पैसे दे दिए, अब बिल किसके पास आ गया? बैंक के पास। बैंक को पैसे की जरूरत है, वो फिर इसे रीडिस्काउंट भी करवा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से बिल फाइनेंसिंग जो है एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसमें सेलर को भी पैसा मिल जाता है और बैंक भी अपने पैसे कमा लेता है, और एश्योरिटी भी रहती है कि पैसा फ्यूचर में आ जाएगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या बोलता है? वो बोलता है होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन कौन होगा? ऐसा पर्सन हु इज एंटाइटल इन हिज ओन नेम
टू पोजेस द बिल एंड रिकवर द अमाउंट ऑफ बिल, जो जिसके अपने नाम पे बिल है और जो बिल को के अगेंस्ट पैसा रिकवर कर सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होगा? एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन becomes the possessor of the bill and recover the amount of the bill, जो कंसिडरेशन दे के उस बिल का पोजेसर बन जाता है। ठीक है, पहले क्या हुआ, सेलर के पास था बिल, ठीक है, सेलर जिसने जिसके खुद के नाम पे बिल है वो हो गया होल्डर। अब उसने ये बिल किसी और को दे दिया, किसी ने इसको पैसे दिए और उसने बिल ऑफ एक्सचेंज किसी और को दे दिया। तो अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसका हो गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स का, जिसने किसी कंसिडरेशन में वो बिल अपने पास रख लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेलर ने क्या किया, सेलर ने खुद भी किसी और से सामान मंगवाना था, तो उसने क्या किया, उसने बोला देखो मैं तुम्हें पेमेंट तो नहीं कर रहा, मेरे पास ये बिल पड़ा है, अब ये बिल तुम रख लो, तुम इसके अगेंस्ट पेमेंट ले लेना। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन बन गया? जिससे सेलर ने सामान खरीद लिया, उसने अपना बिल आगे फॉरवर्ड कर दिया कि मैं नहीं लूंगा पेमेंट, तुम ले लेना इसके अगेंस्ट। ठीक है, अब ड्रॉअर जो है वो बाउंड है इन केस ऑफ डिसऑनर बाय द ड्रॉई टू कंपनसेट द होल्डर प्रोवाइडेड ड्यू नोटिस ऑफ द डिसऑनर हैज बीन गिवन टू एंड रिसीव्ड बाय द ड्रॉअर। अब देखो, एक हम सिचुएशन देखते हैं, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, एक पर्सन है सी। अब ए ने बी को बेचा सामान, अब बी बोलता मैं अभी तो नहीं पैसे दे सकता, तुम मेरे को बिल बना के दे दो। ए ने बनाया बिल, बी ने किया एक्सेप्ट। ठीक है, अब बी को ए ने बोला कि जब भी पेमेंट ड्यू होगी तुमने किसको पे कर देना है? सी को। सी क्या बन गया? पे। ये कौन बन गया? ड्रॉई। ये हो गया ड्रॉअर। अगर कल बी पेमेंट नहीं कर पाता है तो सी को फिर ए पेमेंट करेगा। ड्रॉअर इज बाउंड टू पे इन केस ऑफ डिसऑनर। ड्रॉई ने डिसऑनर कर दिया, पेमेंट नहीं किया, तो अब ऐसा नहीं होएगा सी को ए बोले कि मेरी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अब ए पेमेंट करेगा सी को, क्योंकि बी ने तो डिसऑनर कर दिया था। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ एंडोर्सर। अब मान लो कि ए ने बिल जनरेट किया, बी ने एक्सेप्ट किया, अब ए के पास बिल है, ए ने एंडोर्समेंट कर दी, सी को दे दिया, सी ने एंडोर्समेंट कर दी, डी को दे दिया, डी ने एंडोर्समेंट करके ई को दे दिया। तो इस केस के अंदर अगर कॉन्ट्रेरी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं है तो जो एंडोर्सर है नेगोशिएबल बिल का, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा सब्सिक्वेंट होल्डर को इन द केस ऑफ डिसऑनर। मान लो बी ने पेमेंट नहीं की, ए किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? सी डी ई के प्रति। जो भी सब्सिक्वेंट होल्डर है उसके लिए वो लाइबल है। ई लाइबल, ई को पैसा लेना है डी से, डी ने इसको बिल दे दिया, अब बिल हो गया डिसऑनर, तो डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ई को पैसा देने की। वो ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो बी पे केस कर दे, मैंने तो तुझे बिल दे दिया था, नहीं, डी को पैसे देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है सी की, क्योंकि सी ने डी को एंडोर्स करके दिया था। तो जो भी सब्सिक्वेंट होल्डर होगा उसके प्रति लाइबिलिटी किसकी बनती है? जिसने एंडोर्स किया था। मैं पल्ला नहीं झाड़ सकती आपको बिल देके कि ठीक है पेमेंट आई रिसीव कर लेना, नहीं है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नहीं, मैंने एंडोर्स करके अगर आपको दिया है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कल वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाता है? डिसऑनर हो जाता है। ठीक है, अगर जो भी ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है इस पे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? 18% पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब हम बिल्स की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। इनलैंड बिल्स क्या होता है? जहां पे जिसने बिल बनाया और जिसने बिल रिसीव करना है सारी पार्टीज इंडिया की ही हैं। ठीक है, चाहे पेमेंट फॉरेन में करनी हो, लेकिन यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ऐसा जो बिल होगा वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। पार्टीज जो है इंडिया की ही है। ठीक है, जिसने बिल ड्रॉ किया और जिसको पेबल है दोनों ही इंडिया के हैं। चाहे बाद में आप फिर पेबल फॉरेन कंट्री में भी कर दो, लेकिन जिस मैंने बिल बनाया आपको दिया, आपने एक्सेप्ट किया, हम दोनों हैं इंडिया में ही हैं। पेबल चाहे आप कह दो कि तुम उसको पे कर दो जो फॉरेन में बैठा है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन अगर जिसने बिल ड्रॉ किया है, ठीक है, और जिसको मेड पेबल है, दोनों ही इंडिया में हैं, ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, बाद में चाहे उसकी फॉरेन में पेमेंट आप करवा दो,
फॉरेन बिल्स क्या होते हैं, देख लो इसमें दो चीजें होंगी, या तो बिल इंडिया के बाहर ड्रॉ हुआ है और पेबल भी इंडिया के बाहर है, ड्रॉन अपॉन अ पर्सन आउटसाइड द कंट्री। जिसने बिल बनाया है, ड्रॉ किया है, वो भी इंडिया के बाहर है, जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया है कि तू पेमेंट करेगा, वो भी इंडिया के बाहर का रेजिडेंट है। दोनों पार्टीज इंडिया के बाहर की हैं, तो ये फॉरेन बिल है। इवन अगर बिल ड्रॉ इंडिया में किया, इंडिया से बाहर किया गया है, बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया लेकिन मेड पेबल और ड्रॉन अपॉन अ रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि जिसने बिल ड्रॉ किया, बनाया, वो देश विदेश में है, जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया है कि तुम पेमेंट करोगे, एक्सेप्ट करोगे, वो इंडिया में है, तो भी ऐसा बिल फॉरेन बिल ही माना जाएगा। तो इनलैंड बिल दोनों पार्टीज इंडिया में होनी चाहिए, ठीक है, पेबल चाहे फॉरेन में हो, लेकिन ड्रॉर और ड्रॉई दोनों इंडिया के हैं। फॉरेन बिल में क्या है, चाहे इंडिया में ड्रॉ किया, इंडिया के बाहरी पर्सन है जिस पे ड्रॉ किया गया है। दूसरी सिचुएशन क्या है, बिल ड्रॉ इंडिया के बाहर किया गया है लेकिन जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया है वो इंडिया का है, तो ये फॉरेन बिल्स होते हैं। यानी कि प्लेस पे डिपेंड कर रहा है बिल का टाइप क्या है। दूसरा होता है डिमांड बिल या फिर साइट बिल। ऐसा बिल जो कि ऑन डिमांड या ऑन प्रेजेंटेशन पे करना पड़ता है जिसके खिलाफ, देख लो ए ने बी से सामान खरीदा और बी ने फिर बिल ड्रॉ करके दे दिया, ए ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन कब करूंगा, जब तुम ये बिल मुझे प्रेजेंट करोगे, जब मुझे दिखेगा तब मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। और कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं होता, लेकिन जब भी बिल को डिमांड या प्रेजेंट किया जाएगा तो उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी पड़ती है। इसे बोलते हैं डिमांड बिल या साइट बिल। फिर आता है यूसेंस बिल या फिर टाइम बिल। यूसेंस बिल या फिर टाइम बिल क्या होता है, इसे एक टाइम बाउंड बिल माना जाता है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक टाइम या पीरियड मेंशन होता है। इसमें भी आफ्टर साइट हो सकता है यूसेंस बिल, या फिर आफ्टर डेट हो सकता है। आफ्टर साइट का क्या मतलब होगा, आफ्टर साइट ये डिनोट करता है कि ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, बिल की प्रेजेंटेशन के बाद। और आफ्टर डेट में क्या हो गया, ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द बिल्स डेट। मान लो मैंने एक यूसेंस बिल बनाया है आफ्टर साइट वाला, तो आफ्टर साइट में क्या होगा, ए ने बिल एक्सेप्ट किया है, बी ने ड्रॉ किया था, बी कौन है, ड्रॉअर, और ए कौन है, ड्रॉई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ड्रॉअर जाएगा ए के सामने बिल प्रेजेंट करेगा, ए कहता ठीक है, अब इसके 60 डेज के बाद तुम्हें पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। आफ्टर साइट मतलब जिस दिन उसके सामने बिल प्रेजेंट हुआ उसके बाद फिर कैलकुलेट होता है कि अच्छा आज तुमने प्रेजेंट कर दिया, अब प्रेजेंटेशन के 60 डेज में तुम्हें पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। आफ्टर डेट क्या होगा, जिस दिन बिल ड्रॉ कर दिया उस दिन से टाइम शुरू हो जाएगा। अगर बिल 3 मंथ्स के लिए ड्रॉ किया गया है तो फिर 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करनी है। प्रेजेंटेशन का चक्कर नहीं होता है आफ्टर डेट में, जिस दिन बिल बन गया उसके बाद बिल की डेट कैलकुलेट हो जाती है। आफ्टर साइट में क्या होगा, जब मैं प्रेजेंट करूंगी उसके बाद फिर डेट कैलकुलेट होगी कि अच्छा अब इसके 2 हफ्ते के बाद या 2 महीने के बाद, जैसा भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, अब पेमेंट होगी। ओके, आफ्टर साइट आफ्टर डेट। अगले होते हैं क्लीन बिल्स। क्लीन बिल्स क्या होते हैं, विच आर नॉट सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, जिनके साथ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स साथ में अटैच नहीं होते हैं, वो क्लीन बिल्स होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ही ड्रॉ किए जाते हैं ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ज़्यादातर ऐसे बिल्स बनाए जाते हैं किसी डेट को डिस्चार्ज करने के लिए। अगर मान लो ये है शाहरुख खान ने पैसे लिए हैं आमिर खान से, तो अब शाहरुख खान बोलता है कि मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, लेकिन आमिर बोलता है कि ठीक है ये मैं तुम्हें बिल ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ठीक है। शाहरुख इसे एक्सेप्ट कर लेता है और ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड बन गया। इसने बिल इशू किया, शाहरुख खान ने एक्सेप्ट कर लिया। अब इस सिचुएशन में क्या है, कोई टाइटल ऑफ गुड्स तो है ही नहीं है, क्योंकि ये बिल क्यों बनाया आमिर खान ने, वो डेट को सेटल करने के लिए बनाया है। कोई डॉक्यूमेंट्स टू टाइटल ऑफ गुड्स इसके साथ नहीं होते हैं, ऐसे बिल्स क्लीन बिल्स होते हैं। और कई बार क्लीन बिल्स तब भी बनाए जाते हैं जब गुड्स जिनके लिए बिल बनाया जा रहा है वो डायरेक्टली भेज दिए जाते हैं बायर को, आपस में एक दूसरे को जानते हैं। मान लो शाहरुख और आमिर का ही केस ले लो, ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो
एक पार्टी, आमिर खान अगर शाहरुख खान को गुड्स भेज रहा है, साथ में ही बिल भी भेज देगा, ठीक है, और शाहरुख एक्सेप्ट करके वापस भेज देगा। इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स वगैरह की जरूरत नहीं है कि जो गुड्स कवर्ड हैं उन्हीं के साथ बिल भेजा है। बिल आर डायरेक्टली सेंड टू द बायर ड्यू टू म्यूचुअल कंसेंट, के जानते हैं कुछ और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम सिंपल बिल बना दो, कुछ साथ में टाइटल ऑफ गुड्स रखने की जरूरत नहीं है, म्यूचुअल ट्रस्ट है उनके पास, ठीक है। फिर आता है डॉक्यूमेंट्री बिल्स। डॉक्यूमेंट्री बिल्स होते हैं जिनमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंफर्मिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड ट्रेड। अब मान लो इसके अंदर क्या है, अब मान लीजिए एक है करण और ये है अर्जुन। करण ने अर्जुन को सामान बेचा, ठीक है, और उसने जो भी सामान बेचा है उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स सारे की ये ट्रांजैक्शन हुई है, ये सारी उनकी रिसीट है, सब कुछ है, और ये पकड़ो बिल। अर्जुन फिर एक्सेप्ट करके इसको वापस भेज देता है। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है डॉक्यूमेंट्री बिल है, जिसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अटैच्ड हैं कि ये ट्रांजैक्शन है, इसके लिए ये ट्रेड हुआ है, इसके लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है, ऐसा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डॉक्यूमेंट्री बिल माना जाता है। इसमें भी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट एक टाइप होता है, एक होता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बिल होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री बिल्स के दो पेमेंट होते हैं कि देखो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे पेमेंट के बाद। डॉक्यूमेंट्री जो बिल्स हैं इसमें डॉक्यूमेंट्री अगेंस्ट पेमेंट बिल्स कौन सा होता है कि तुम्हें डॉक्यूमेंट तब मिलेंगे जब तुम पेमेंट कर दोगे। डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब होता है कि तुम्हें इनके डॉक्यूमेंट्स तब मिलेंगे जब तुम बिल को एक्सेप्ट कर लोगे। ओके तो ये डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज है। क्लीन बिल्स ये हमारे हो गए टाइप्स। एक टाइप ऐसा है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है, जैसे कि सप्लाई बिल्स। ये हमने बात की है सप्लाई बिल्स की पहले भी, कि मान लो मुझे ठेका मिलता है सरकारी कोई बिल्डिंग बनाने का, तो सरकारी काम में क्या होता है कि मैंने जैसे जैसे काम किया कुछ मेरे को एडवांस पेमेंट मिलेगी, जैसे जैसे काम होता रहेगा मैं बिल जनरेट करके सरकार को भेजती रहूंगी डिपार्टमेंट को, और मुझे उन बिल्स के अगेंस्ट वो पेमेंट देते रहेंगे। एंड में जब पूरा काम हो जाएगा तो बची हुई पेमेंट का मैं बिल बना के सरकारी डिपार्टमेंट को दे दूंगी और मुझे पेमेंट आ जाएगी। ऐसे बिल्स होते हैं सप्लाई बिल्स। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिल फाइनेंस की। टाइप्स ऑफ बिल फाइनेंसिंग में क्या होता है, अब बिल्स तो हो गए जनरेट, अब मेरे पास बिल्स तो पड़े हैं, मुझे तो चाहिए पैसा। मुझे अब सामने वाला बायर कह रहा है मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, मुझे अभी जरूरत है, तो अब मैं या तो बिल परचेज वाली फैसिलिटी ले लूंगी बैंक से, बिल डिस्काउंटिंग या एडवांस अगेंस्ट बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल परचेज में क्या होगा, मैं अपने जो बिल्स हैं वो बैंक को दे दूंगी, बैंक के पास उन बिल्स की ओनरशिप आ जाएगी, तो जब भी बिल की ड्यू डेट होगी पेमेंट की तो बैंक अपने आप पैसे कलेक्ट कर लेगा। मैंने तो अपने बिल्स बेच दिए, उन बिल्स में से अपना कमीशन काट के जो भी चार्जेस हैं बैंक मुझे पेमेंट कर देगा, ठीक है। अब पैसे वसूलना है, क्या करना है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने तो बेच दिया बिल। दूसरे में बिल डिस्काउंटिंग है कि मैं कहूंगी बैंक को कि मुझे पेमेंट 3 महीने बाद मिलनी है, ये तुम बिल्स रखो अपने पास, मुझे डिस्काउंट करके दे दो। तो मान लो 1 लाख का बिल है और 15% बैंक के डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं, बैंक मुझे 85,000 दे देगा, ठीक है। और जब बिल की ड्यू डेट आएगी तब मेरे पास पैसे आ जाएंगे और मैं वो किसको दे दूंगी, पैसे बैंक को, ठीक है। इसमें मैं सेल नहीं कर रही हूँ, बिल परचेजिंग में तो बैंक ने खरीद ही लिया था मेरे से मेरा बिल, ठीक है। अब कई बार क्या होता है मेरे पास ना बहुत सारे बिल्स होते हैं, तो बिल्स मैं कलेक्शन के लिए ना बैंक को दे देती हूँ कि तुम ये पैसे पकड़ो अपने चार्जेस और मेरी तरफ से बिल्स तुम कलेक्ट कर लिया करो। बिल कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बैंक को दे दी। अब मेरे जितने भी बिल्स हैं इनके अगेंस्ट अगर मैं बैंक से एडवांस ले लूँ, लोन ले लूँ, वो होता है एडवांस अगेंस्ट बिल्स फॉर कलेक्शन। स्पेशली जहाँ पे वर्किंग कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है और बैंक हमें ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट देने की बजाय कहता है कि ठीक है तुम अपने बिल्स के अगेंस्ट एडवांस ले लो, तो इन सारी चीज़ों में मेरे पास पैसा भी आ जाता है और बैंक की कमाई भी हो जाती है। इन सारे केसेस में चाहे बिल परचेज हो, चाहे बिल डिस्काउंटिंग हो, चाहे एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन हो, बैंक जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है सारे बिल्स का। क्या बन जाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है, ओके। अब एक दो लीगल चीजें देख लेते हैं। जब भी मान लो कि एक फैसिलिटी ऐसा होता है अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एंड बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट,
उसमें ऐसा बोला जाता है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स उन्हें बोला जाता है इन विच ओनरशिप इन गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। जहां पे अगर मैंने आपको डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स दे दिए थ्रू डिलीवरी या फिर एंडोर्समेंट, तो आपके पास मैंने ओनरशिप भी दे दी है गुड्स की। तो एक केस में क्या हुआ था, एक पर्सन ने ना सामान रिसीव करना था, ठीक है, और उसके पास ना बिल ऑफ लेडिंग पड़ा था। तो उसने बैंक को बोला ये लो बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग को माना जाता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ठीक है। ये जैसे ही मेरे को सामान रिसीव होगा, मेरे पास बेच के पैसे आ जाएंगे, मैं आपके पैसे दे दूंगा, तब तक आप ये क्या रखो, बिल रखो, कि आपके पास गारंटी हो कि ठीक है, अगर कुछ नहीं भी पेमेंट मैं करता हूँ तो सामान की तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स आपके पास है, आप बेच के अपने पैसे वसूल लेना। अब हुआ क्या कि रेलवे वालों से सामान गुम गया, कुछ हो गया, वो आया ही नहीं। रेलवे रिसीट वगैरह जो मेरे पास पड़ी थी एज अ बैंक, बैंक के पास जो रेलवे रिसीट पड़ी थी उसका सामान पहुंचा ही नहीं। अब बैंक जो है वो ओनर ऑफ गुड्स हो जाता है, तो वो फिर सू कर सकता है फॉर रिसीविंग द पेमेंट। Therefore, as a banker, as an endorsee of a law receipt, railway receipt of bill of lading, becomes the owner of the goods and transfer of set of documents in his name. तो डॉक्यूमेंट्स किसके नाम पे हो गए, बैंक के नाम पे हो गए हैं, ठीक है। तो बैंक जो है वो बिकॉज ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड बिकॉज ऑफ बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट ओनर बन गया है उन गुड्स का। अगर वो गुड्स कल रिसीव नहीं होते हैं तो बैंक के पास राइट है कि जो उसका लॉस हुआ है, क्योंकि मान लो गुड्स की वैल्यू कितनी थी, 35,000 की थी, और वो आए ही नहीं, और इन रिसीट्स के अगेंस्ट बैंक ने तो एडवांस दे रखा था। तो अगर वो गुड्स नहीं रिसीव होते हैं, बैंक एज एन ओनर ऑफ दैट गुड्स, ओनर क्यों है, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स उसके पास है, सू कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ द मनी, कि मेरे पास तो सामान मेरा पहुंचा ही नहीं है। वो कहेंगे कि सामान तो हम तो किसी और पार्टी को बेच रहे हैं, तुम बैंक बीच में कहाँ से आ गया, बैंक करा उस पार्टी ने मुझसे पैसे ले रखे, तो ओनरशिप इनकी मेरी है, तुम पे मैं केस करता हूँ कि तुमने सामान ही नहीं भिजवाया, ठीक है। उसके बाद है बिल को एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। ये फैसिलिटी भी बैंक प्रोवाइड करता है। बैंक भी एक्सेप्टर बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज का अलोंग विद द बोरवर, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि मान लो राम ने शाम को सामान बेचा, ठीक है, तो शाम जो है कहता कि मैं तुम्हें बाद में पेमेंट दे दूंगा, और यहाँ पे राम कहता मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम्हारा बैंक भी बीच में आए, तो यहाँ पे शाम का बैंक होगा एसबीआई, वो भी बिल को एक्सेप्ट करेगा विद शाम, को एक्सेप्टेंस, यानी कि शाम और एसबीआई दोनों ने बिल को एक्सेप्ट किया, ताकि कल अगर शाम नहीं पे करता तो यहाँ पे एसबीआई राम को पेमेंट करेगा, क्योंकि वो भी एक्सेप्टर बन गया है बिल का। तो ये बिल को एक्सेप्टेंस फैसिलिटी भी होती है। एक होती है ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, ठीक है। इसमें बैंक बोलता है कि ड्रॉअर को, राम को मैं पैसे दे दूंगा, शाम को बोलता तुम मुझे पैसे दे देना। द बैंक अग्रीज टू पे द ड्रॉअर द अमाउंट ऑफ द बिल ड्रॉन ऑन द बोरोअर ऑन प्रेजेंटेशन एंड रिकवर्स फ्रॉम द ड्रॉई द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट। तो इसमें क्या होगा, राम जो है इसने शाम को गुड्स बेचे, शाम के अगेंस्ट बिल आया और शाम ने एक्सेप्ट करके राम को बोले कि ठीक है मैं पैसे दे दूंगा। अब ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस में क्या होगा, एसबीआई पैसे देगा राम को बिल के अगेंस्ट, ठीक है। राम जाके एसबीआई को बोलेगा कि ये तुम्हारा जो कस्टमर है श्याम, इसने बिल एक्सेप्ट किया है, मुझे पैसे दे दो। एसबीआई पैसे दे देगा राम को, और एसबीआई बाद में खुद से आराम से शाम से पैसे वसूलता रहेगा। यह ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। ओके तो बिल को एक्सेप्टेंस फैसिलिटी में क्या होता है, अगर शाम पेमेंट पेमेंट नहीं करता है तो एसबीआई को करनी पड़ती है। ड्रॉई बिल में क्या है कि एसबीआई ही पेमेंट करता है और बाद में वो शाम से पैसे वसूल लेता है, ठीक है। अब इसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस कर लेते हैं। इट इज व्यूड एज अ टाइम बाउंड बिल as it mentions specific time and period on it. These bills are payable at a specific period after sight or after date of the bill. Which type of bill of exchange are we talking about? तो after sight और after date किस में होता है, इट इज अ टाइम बाउंड बिल, तो ये होता है यूसेंस बिल, ठीक है। अगला है दिस इज अ प्रोसेस वेयर द अनपेड इनवॉइसेस आर सोल्ड टू अ थर्ड पार्टी ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स इन एक्सचेंज फॉर डिस्काउंटेड फाइनल सेटलमेंट। हियर द क्रेडिटर कंट्रोल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ द ड्यूज इज ट्रांसफर टू द फैक्टर। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैक्टर टू कलेक्ट द ड्यूज फ्रॉम द कस्टमर और डेटर्स। इसमें क्या है, जो पर्सन है उसने बिल ऑफ एक्सचेंज किसी को बेच दिया,
ठीक है, अब जिसको बेच दिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट पैसे कलेक्ट करेगा। ठीक है, राइट्स क्योंकि पूरे के पूरे उस पर्सन के पास ट्रांसफर हो गए। तो ये किस में होता है, बिल परचेज में। इसे बिल फैक्टरिंग भी बोलते हैं कि तुमने तो अपना सारा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुम वसूल लो पैसे, हमें तुम पैसे दे दो, अपना जो तुमने चार्जेस डिस्काउंट काटने हैं काट के। यहाँ पे बिल डिस्काउंटिंग क्यों नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन बैंक पे ट्रांसफर हो गई है। बिल डिस्काउंटमेंट में ये चीज नहीं होती है। बिल जो सेटलमेंट की ट्रांसफर की नहीं होता ऐसा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बैंक पे चली जाती है। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन बिल डिस्काउंटिंग में उस पर्सन के पास ही रहती है, ड्रॉअर के पास ही रहती है। ठीक है, चलिए, द बैंक अंडरटेक्स टू मेक पेमेंट टू द एक्सपोर्टर इवन इफ द इंपोर्टर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट। The bank undertakes to make payment to the exporter even if the importer fails to make payment on due date. ये किसके अंदर होता है, बिल डिस्काउंटिंग बिल परचेज में नहीं होता है, बिल को एक्सेप्टेंस के अंदर होता है कि अगर वो नहीं पे करेगा बोरर बायर तो मैं पे कर दूंगा। तो ये होता है बिल को एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। ठीक है, अब होमवर्क क्वेश्चन है दो आपके। द बिल ऑफ एक्सचेंज इन विच हैज द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये कौन से टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। दूसरा, इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स डेफर्ड पेमेंट गारंटी कौन प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्टर का बैंक, इंपोर्टर का बैंक या दोनों के बैंक, कौन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कोई भी आपका रिकमेंडेशन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे। और अगर आप आंसर्स देते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और विद एक्सप्लेनेशन हो सके तो वो सबसे बेहतर रहेगा, ताकि बाकी लोग जो उन कमेंट्स को पढ़ते हैं उन्हें भी हेल्प मिल सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।